नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो हम कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ रहे थे बच्चों, जिसका अध्याय 5 है जैव कार्यक्रम के कुछ नोट्स है बच्चों। जैव कार्यक्रम अध्याय 5 के जीवन चक्र के कुछ नोट्स है। जीवन चक्र वे सभी कार्यक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव चक्र कहलाते हैं। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा पोषण के लिए उसका उपयोग पोषण विशेषज्ञ है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के पर्यावरण में मौजूद सरल अजीव औषधि जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता। उदाहरण हरे उपाय। विषम पोषी पोषण है बच्चों, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य पोषक तत्वों पर प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण मानव व अन्य जीव। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे प्रमाणित में और कुछ बैक्टीरिया जो प्रकाश चित्रांकन कर सकते हैं में होता है। प्रकाश परिकल्पना। यह वह प्रोग्राम है जिसमें स्वपोषी को बाहर से लेकर मकोय को ऊर्जा संरक्षित रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में मिलते हैं जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। 6CO2 + 12H2O। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश C6H12 और 6 + 6O2 + 6H2O। प्रकाश स्टूडियो के लिए आवश्यक माल सामग्री। सूर्य का प्रकाश, फूल, कार्बन डाइऑक्साइड स्थापत्य उपचार इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल स्थलीय उपाय मिट्टी से बने जल का प्रयोग करते हैं। प्रकाश स्टूडियो के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। हम पढ़ेंगे बच्चों। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सुदृढ़ करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल वाष्प का संक्षेपण तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। रंध्र स्टोमेटा। पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य बच्चों, प्रकाश स्टूडियो के लिए गैसों का अधिकांश भाग सज्जन सक्षम छिद्रों के द्वारा होता है। जल वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाला जाता है। ये डायग्राम है बच्चों स्टोमेटा का। चित्र है रंध्र पट्टी की सतह पर सूक्ष्म छिद्रित श्वसन गैसों के विनिमय और वेट्रोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। विषम पोषी पोषण। हेटेरोट्रॉपिक पोषण। जीव विज्ञान। होलोजोइक जीव में संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है और उनका पाचन शरीर के भीतर होता है। उदाहरण अमीबा, मानव। मृत जीवियों का पोषण। सेप्रोफाइटिक मृत जीवियों का भोजन मृत जीवों के शरीर और सांडे, ग्ले, सिगरेट से प्राप्त होता है। उदाहरण कवक। परजीवी पोषण। परजीवी अन्य मोटापे के शरीर के अंदर या बाहर बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते। उदाहरण जोंक, अमरबेल, जूं, फिटकर्मी। अमीबा में पोषण। ये है केंद्रक बच्चों और ये है खाद्य कण। दूसरा है पादप कुटपाद और ये है खाद्य रिक्तिका और ये है खाद्य कण। अमीबा में पोषण। अमीबा भोजन को अपने पिता की सहायता से घेरता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विलोपन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति होती है। यह पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है। पैरामीशियम में पोषण। पक्षांब कोशिका की पूरी सतह पर दरारें होती है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। मानव पाचन तंत्र में जठरांत्र मार्ग और पाचन के सहायक अंग जीवा, लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय होते हैं। पाचन में भोजन को क्षुद्र घटकों में अपचय शामिल है जब तक कि उन्हें शरीर में अवशोषित
और आत्मसात नहीं किया जा सकता। पाचन की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं, सैफिलिक चरण, जठरी चरण और आंतरिक चरण। पाचन तंत्र। ये डायग्राम है बच्चों पाचन तंत्र का। प्रथम चरण पाचन का सैफिलिक चरण भोजन की दृष्टि और गंध की प्रतिक्रिया में जठरी ग्रंथियों से स्राव के साथ शुरू होता है। इस चरण में चर्वण से भोजन का यांत्रिक अपघटन और पाचक प्रक्रियाओं द्वारा रासायनिक अपघटन शामिल है जो मुख में होता है। लार में पाचक प्रक्रिया एमिलेस और जीवा लाइपेस होते हैं जो जीवा पर लार और सीरस ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। चर्वण जिसमें खाद्य को लार के साथ मिलाया जाता है। पाचन की यांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है। यह एक ग्रास उत्पन्न करता है जो पेट में प्रवेश करने के लिए ग्रास नली द्वारा निगल लिया जाता है। पाचन का द्वितीय चरण पेट में जठरी चरण से शुरू होता है। यहाँ भोजन को जठर मल अम्ल के साथ मिलाकर तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि यह ग्रहणी में नहीं होता है, जो शुद्रांत्र का प्रथम भाग है। तृतीय चरण ग्रहणी में आंतरिक चरण से शुरू होता है, जहां आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अग्नाशय द्वारा उत्पादित कई प्रकीर्णों के साथ मिलाया जाता है। चर्वण पेशियों, जीवा और दंतों द्वारा कृत खाद्य के चर्वण से पाचन में सहायता मिलती है और क्रमानुकुंचन के संकोचन और विभाजन से भी सहायता मिलती है। पाचन की नेतृत्व के लिए जठर अम्ल और पेट में श्लेष्मा का उत्पादन आवश्यक है। क्रमानुकुंचन पेशियों या लयबद्ध संकुचन है जो ग्रासनली से शुरू होता है और पेट की दीवार और बाकी जठरांत्र संबंधी मार्ग के साथ जारी रहता है। यह शुरू में खाई के उत्पादन में परिणत होता है जो शुद्रांत में पूरी तरह से टूट जाने पर लसिका तंत्र में कायल के रूप में अवशोषित हो जाता है। भोजन का अधिकांश पाचन शुद्रांत में होता है। बृहदांत्र में जल और कुछ खनिजों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। पाचन के अवशिष्ट उत्पादों मल को मलाशय से गुदा के माध्यम से त्याग किया जाता है। पोषण कार्यक्रम के दौरान खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाता है जिससे विभिन्न जैव कार्यक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए समुद्री भोजन के विघटन को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। विभिन्न पदों द्वारा ग्लूकोज का विघटन, ये है भिन्न पदों द्वारा ग्लूकोज का विघटन। ग्लूकोज C6H12 और 6 इस तरह बनाना है बच्चों आपको। श्वसन के प्रकार, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। कितने प्रकार के श्वसन होते हैं? वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। दूसरा, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होता है। यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 36 ATP। उदारीकरण मानव। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होता है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। 2 ATP। उदाहरण ईस्ट। ये मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम है बच्चों, आपको इस तरह बनाना है। मानव श्वसन क्रिया। अंतः श्वसन, उच्च श्वसन
अंतःश्वसन। अंतःश्वसन के दौरान वृक्षि फूलती है, पसलियों से जुड़ी हुई पेशियां बनी होती है। वृक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। गुला में वायु का दबाव कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। उच्च श्वसन। वृक्ष लिया गुला अपने मूल आकार में स्थित है। पसल्स की कलाकृतियाँ सांस्कृतिक हो जाती हैं। वृक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुला में वायु का दाब बढ़ता है और वायु कार्बन फैक्टर फेफड़े से बाहर हो जाता है। अंतःश्वसन। ब्रह्मांड द्वारा गैसों को अंदर ले जाया जाता है। उच्च श्वसन। फेफड़ों से वायु गैसों को बाहर निकालना। स्थलीय जीव श्वसन के लिए प्लास्टिक से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायु O2 से समृद्ध कुप्पियाँ, ये इस तरह बनाना है बच्चों आपको। कुप्पी का रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का अवशोषण निर्भर, इस तरह बनाना है आपको। संवहन। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र के विशेषज्ञ है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है: हृदय, रक्त नलिकाएं, धमनी व शिरा, वाहन माध्यम, रक्त व लसिका, रक्त, रुधिर कणिकाएं, द्रव्य अवयव, कणीय अवयव, रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त कण, O2 CO2 का वहन, हीमोग्लोबिन Hb रक्त को लाल रंग देता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है। रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। द्रव्य अवयव ग्लामा पीले रंग का पदार्थ द्रव्य जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक डोसे प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमुली अजैविक खनिज तत्व होता है। रक्तवाहिका धरा शिरा, ये धरा है, टाइपिंग मिस्टेक। आयोडीन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न कार्यों तक ले जाया जाता है। अपवाद फूलधामनी। दादी की मूर्ति मोटी और अधिक लचीली होती है, बोल नहीं होता, ये सतही नहीं होती। ऊतकों के नीचे पाई मिलती है। गहराई से बैठा हुआ शिराएं विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित रुधिर को एक साथ लाकर हृदय में लाती है। अपवाद फूल शिरा। शिरा की आकृति कम मोटी और कम लड़ इमारतें होती है, ये सतही होते हैं। मानव शरीर में रुधिर सर्कुलेशन दर्शन के लिए रेखाचित्र। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिभ्रमण करता है। आलिन की प्रकृति निलय की पेशी आकृति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर का खतरा होता है। ये डायग्राम है बच्चों मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट का। हृदय में अवैध वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में लाभ सुनिश्चित करते हैं। लसिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर कलाकार की तरह है लेकिन अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन सहायता करती है। परिवहन जाइलम फ्लोएम। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव तंत्र है जो तंत्र से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम नामांकित द्वारा प्रकाश संश्लेषित आयुर्वेद के प्रयोगों के अन्य शास्त्रों तक वहन करता है। जड़ व संधि के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के जल संधि से जीव में प्रवेश किया जाता है और इसी के साथ एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो जल को लगातार ऊपर की ओर निर्देशित करता है। यही दाब जल
को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न दृश्यों तक पहुंचता है। यही जल पादप के वायवी स्कूटर वैरायटी के रूप में पर्यावरण में विलीन हो जाता है। यह वेवी स्टोन वैरायटी के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना द्वारा प्रमाणित को निम्न रूप से सहायता प्रदान की जाती है। जल के अवशोषण एवं जड़वत से रिटेन तक जल तथा विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक, स्कूल में तापसी नियमावली में भी सहायक है। जाइलम और फ्लोएम में नशा का क्या मतलब है? जाइलम और फ्लोएम, जेलम संधि से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। फ्लोएम उत्तक भोजन परिवहन में मदद करता है। जल को पेट्रोकेमिकल से लेकर अन्य मसालों तक ले जाया जाता है। भोजन को ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में ले जाया जाता है। जेलम में मादक द्रव्य का वहन सरल भौतिक दबावों की सहायता से, जैसे वेरोटोत्सर्जन। फ्लोएम भोजन का वहन एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा होता है। वक्राणु नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि का वर्णन। उत्तर, प्रत्येक वक्र में ऐसे अनेक निस्यंदन या नंदन एक होते हैं जिनमें वक्राणु यानी कि नेफ्रॉन कहते हैं, जो एक साथ में पैक रहते हैं। ये वक्राणु की संरचना है बच्चों, इस तरह आपको बनाना है। वक्राणु की क्रियाविधि। गुर्दे में रक्त गुर्दे की धमनियों के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया। शाखाएं केश सोसाइटी में केशिका गुच्छ से जुड़ी होती है। विक्र के बोमन संपुट में जल और विलायक को स्थानांतरित किया जाता है। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं और कुछ कण मूत्र में जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन गंदगी का लिपि पुनर्वसन हो जाता है। हर विक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से आंतरायिक है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। दूसरा, उत्सर्जी उत्पाद से प्राप्त पादप के लिए क्या उपयोग किया जाता है? उत्तर, पादप वेरी एडसोर्जन द्वारा उत्सर्जित उत्पाद से निःशुल्क पा सकते हैं। बहुत से पादप में अपशिष्ट उत्पाद कोशिकी रिक्तिका में संग्रहित अवशेष और अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जेलम में संग्रहित अवशेष हैं। तीसरा है, मूत्र बनने की मात्रा का नियम किस प्रकार होता है? मूत्र बनने की मात्रा शरीर में मौजूद अतिरिक्त जल और मूत्र क्रिया की मात्रा पर प्रतिबंध लगाती है। कुछ अन्य कारक जैसे कि प्राकृतिक आवास और हार्मोन जैसे एंटी यूरिनरी हार्मोन ADH भी मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ये कुछ अध्याय 5 के नोट्स थे बच्चों। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।